आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी का कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और हम आप एनसीईआरटी की क्लास लेकर हाजिर हैं, जिसमें हम आपको संपूर्ण इतिहास की क्लास करा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, तत्काल हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। और अभी तक हम लोग पूरा का पूरा इतिहास का कंप्लीट परिचय कर चुके हैं, और साथ ही साथ पाषाणिक संस्कृतियों में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल सारा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आपकी महापाषाणिक संस्कृति शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद धातु युग शुरू करेंगे, फिर आपका हड़प्पा सभ्यता आएगी। आज जब हम महापाषाणिक संस्कृति शुरू करेंगे, तो हमेशा की तरह पिछला लेक्चर ठीक गया था, वो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से था। तो मेरे साथ एक बार जल्दी से आप उन चीजों को, संभव है तो आंखें बंद करके 2 मिनट में रिकॉल करिए कि मध्य पाषाण काल के बारे में आपको खास तौर पे नई चीज जो मिली थी कि मानव आखेटक था, तापमान में परिवर्तन पाए थे आप, और इसके अलावा मानव पहली बार पशुपालन करता हुआ नजर आया, जिसमें आपने नाम लिया आदमगढ़, बागौर और लोटेश्वर जैसे स्थलों का। साथ ही साथ मध्य पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थलों में सराय नाहर राय, दमदमा, महगढ़ा, चौपानी मांडो जैसे स्थलों पर हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके बाद हम लोग नवपाषाण काल में आए, जिसमें हमारे पास कई सारे क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले, जहां पे मानव पहली बार उपभोक्ता होने के साथ साथ उत्पादक हुआ, यानी कृषि कार्य को करना वो शुरू कर देता है। और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य हम लोगों ने चर्चा किया, लहुरादेव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश मिला, जो कि धान का प्राचीनतम साक्ष्य है पूरे विश्व का। इसके बाद माय डियर, दूसरा चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा की चर्चा हुई थी। गेहूं और जौ का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, पशुपालन में भैंस के पाले जाने का साक्ष्य मेहरगढ़, जिसे हम रोटी की टोकरी के नाम से भी जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इससे जुड़े हुए सारे तथ्यों को हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि जब जस्ट लास्ट मेरा जो लेक्चर था वो नवपाषाण काल का था। तो थोड़ा सा एक बार जल्दी से हम नवपाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थलों का केवल नाम आपको रिकॉल करवा दें, और फिर आज के सेशन की करेंगे शुरुआत। क्योंकि पढ़ने का तरीका यही है कि पिछला रिकॉल करिए, आज का लेक्चर पढ़िए, फिर आज की समरी करिए, और इसके बाद खास चीज़ों को क्या करिए, लिस्ट में यानी एक टेबल लेके आइए, टेबुलेशन में उसको लेके आइए, और फिर हमारे साथ लाइव प्रैक्टिस करिए। तैयारी भी होगी, सिलेक्शन भी होगा, और आप अपनी मंजिल को भी पाएंगे, ठीक है। लेकिन एक भी स्टेप कम ज़्यादा होगा तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। तो आइए शुरुआत कर दें आज के इस 13 नंबर के सेशन पे। और ये सारी की सारी क्लासेस की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां से लेक्चर्स को देख सकेंगे और प्रैक्टिस कर सकेंगे। क्योंकि देखिए 2 से 3 बार कम से कम आपको लेक्चर को सुनना समझना पड़ेगा। खास तौर पे अगर कोई विद्यार्थी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है, और जो लोग पढ़े हैं उनको भी कम से कम 2 बार चीज़ों का रिवीजन करना ही होगा, तब आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आएगी। आइए शुरू कर दे आज के सेशन को। सेशन में सबसे पहले ये आपके कुछ नवपाषाणिक स्थल हैं, जिनको केवल एक बार हम याद दिलाएंगे, और हमें हमारी फोटो हटानी पड़ेगी। 10 सेकंड हम मिस्टर इंडिया बनते, फिर आके शुरू करेंगे। माय डियर, केवल हम आपको नवपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं, उन नवपाषाण काल के प्रमुख जो स्थल हैं, उनकी एक यात्रा आपको जल्दी से करा दें। क्योंकि हम पढ़ा तो सब चुके हैं आपको, लेकिन एक बार जरूरी है नवपाषाण काल के इन स्थलों के बारे में आपको बता देना, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए, अगर हम इस नवपाषाण कालीन स्थलों के बारे में बात करें, तो पूरे अगर भारत के संदर्भ में हम चर्चा करें कि पूरे भारत में कौन कौन से स्थल कहाँ रहे, तो आइए जरा हम सबसे पहले आपको उत्तर पश्चिम भारत की तरफ लेके चलते हैं। जब मैं आपको उत्तर पश्चिम भारत के बारे में बात करूंगा, तो इस उत्तर पश्चिम भारत में आप इसको 2 हिस्सों में बड़े आराम से डिवाइड किया, और आपने पढ़ा भी मेरे साथ। उसमें सबसे पहले आप नाम लेना चाहेंगे बलूचिस्तान का। किसका नाम लेंगे? बलूचिस्तान का। फिर आपका दूसरा हिस्सा आएगा ऊपरी सिंधु प्रणाली का। लेकिन माय डियर, जब आप बलूचिस्तान की बात कर रहे थे, तो नवपाषाण काल में कुछ प्रमुख स्थल जिनका आपने अध्ययन किया, उन प्रमुख स्थलों में सबसे खास आपका कौन सा? मेहरगढ़, और दूसरा आपका किली गुल मोहम्मद, और फिर राना घुंडई है। तो ये 3 स्थल खास तौर पे इंपॉर्टेंट चीज़ों को केवल रिकॉल कराएंगे। लेकिन जब उत्तर पश्चिम भारत में ऊपरी सिंधु प्रणाली में हमने देखा, तो ये हमारे पास जलालपुर और सरायखोला जैसे स्थलों का अध्ययन और यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने भारत के अपने अगले एरिया में प्रवेश किया, जिसमें हम लोग कश्मीर में आए। कश्मीर में झेलम घाटी, नवपाषाण काल,
और इस झेलम घाटी के अंतर्गत प्रमुख स्थलों की जो चर्चा रही उनमें बुर्ज हो, जहां से गर्तावास या गड्ढाकार आवास का साक्ष्य, दूसरा आपका गुफकराल जैसे स्थल रहे। लेकिन जब हम लोगों ने उत्तरी भारत की तरफ नवपाषाण कालीन स्थल को पढ़ने की कोशिश की तो उत्तरी भारत में हम लोगों ने दो स्थानों की खास तौर पर चर्चा की, एक हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार। जब हम उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश में माय डियर दो प्लेस हमने खास तौर पे देखा, एक आपका कोल्ढेवा, दूसरा महगढ़ा है। और साथ ही साथ यहाँ संत कबीर नगर को नहीं भूलना चाहिए, तो वो लहुरा देव, यहाँ पे एक हम लहुरा देव को बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य हो गया। इसके अलावा तो ये आपका महगढ़ा हो गया। फिर बिहार वाले हिस्से में एक तो चिराद और दूसरा सेनवार जैसे स्थलों का अध्ययन हुआ। जब हम लोगों ने पूर्वी भारत को पढ़ा था तो पूर्वी भारत में हम लोगों ने दो स्टेट पर खास तौर पे फोकस किया, एक हमारा पश्चिम बंगाल का है जहाँ पे पांडु राजा ढीवी जैसे नवपाषाणिक स्थल का अध्ययन हुआ। जब हम लोग असम या असोम में आए तो यहाँ पे सरतरी और सरु तरु और मारकडोला जैसे स्थल हम लोगों ने पढ़े। लेकिन जब हमने प्रायद्वीपीय भारत की चर्चा की आपके सामने, इस प्रायद्वीपीय भारत के जो स्थल हैं, प्रायद्वीपीय भारत के जो स्थल हैं जी, इनमें कई सारे महत्वपूर्ण नाम हैं आपके सामने। और इनमें अगर मैं बात करूं सबसे पहले कर्नाटक के नवपाषाण काल के प्रमुख स्थलों में ब्रह्मगिरी, हाल्लूर, कोडेकाल, कुपगल, मास्की, पास्तवायव, श्रांगनकल्लू और टेक्कल कोटा। आंध्र प्रदेश में हम लोगों ने नागार्जुनीकोंडा, पिकलीहल और उतनूर की खास तौर पे चर्चा की थी। तमिलनाडु में पायमपल्ली जैसे स्थल की हम लोगों ने चर्चा किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे, केवल हमने आपको याद दिलाया, इनकी लोकेशन आपको जानना जरूरी है। कई बार तो केवल इतना ही पूछ लेता है कि कौन सा स्थल किस जगह पर वर्तमान में स्थित है या फिर वहां से क्या खास आया। ये सारी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया है, तो वहां से आप देखेंगे और अगर आपने देख के अच्छे से पढ़ा तो सारा आपको याद आ गया होगा। अब शुरू करेंगे आज का लेक्चर और सीधे हम महापाषाणिक संस्कृति की तरफ आपको लेके आ रहे हैं। तो आइए महापाषाणिक संस्कृति का अध्ययन करते हैं। अब माय डियर, महापाषाणिक संस्कृति का मतलब है मेगालिथिक कल्चर। क्या? मेगालिथिक कल्चर। ये मेगालिथिक कल्चर क्या है, आइए बात करता हूं। देखिए, नवपाषाण काल के बाद ही क्या आएगा? महापाषाणिक संस्कृति। देखिए, क्रम भी याद रखिएगा, कई बार हमें क्रम को लगाने को दे देता है। पाषाण काल होगा, महापाषाण काल होगा, धातु काल होगा, लौह काल होगा, कांस्य काल होगा। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप क्रम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, रटना एक बात है, समझना सबसे बड़ी बात है। तो नवपाषाण काल की समाप्ति के बाद साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में बीडी कृष्ण स्वामी ने महापाषाणिक संस्कृति की खोज किया। इसमें कब्रों से लोहे के उपकरण मिले। बड़ी बात आपने सुना कि नवपाषाण काल समाप्त हुआ तो भारत के दक्षिण भारत वाले हिस्से में महापाषाणिक संस्कृति मिली और इसकी खोज कौन करता है? बीडी कृष्णा स्वामी महोदय करते हैं। विशेषता आपने पाया कि दक्षिण भारत की जो कब्रें हैं वहां पर लोहे के उपकरण हमें देखने को मिले हैं। सबसे पहले महापाषाण का मतलब समझिए कि महापाषाण या मेगालिथ शब्द वास्तव में अंग्रेजी भाषा के मेगालिथ का हिंदी रूपांतरण होता है। महापाषाण और मेगालिथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, एक मेगा दूसरा लिथ है। मेगा शब्द यूनानी भाषा के मेगास और लिथ शब्द यूनानी भाषा के लिथोस से मिलकर के बना हुआ है। मेगास का अर्थ होता है महा या बृहत और लिथोस का अर्थ होता है पाषाण या पत्थर। इस प्रकार से मेगालिथ का मतलब हुआ बृहत पाषाण या बड़े बड़े पत्थर। महापाषाणिक लोग प्रायद्वीप के समूचे ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन उनका जमाव पूर्वी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ज्यादा दिखता है। महापाषाणिक संस्कृति का समय का आरंभ लगभग 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। महापाषाण कब्र दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत और विदर्भ क्षेत्र में भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैं नाम लेना चाहूंगा, कर्नल मेडोज टेलर ने 1851 में और 1862 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में सोरापुर दोआब क्षेत्र की महापाषाण कब्र या स्मारक के उत्खनन का काम किया और उसका विवरण प्रकाशित कराया। कर्नाटक का हल्लूर नवपाषाण और महापाषाण के बीच संक्रांति का स्थल है।
तो यहाँ पे हल्लूर को खास तौर पे याद रखना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि ये नवपाषाण काल, ये क्या है? नवपाषाण काल, नवपाषाण काल और महापाषाण काल के बीच में आता है, और महापाषाण काल के बीच आएगा, जिसे संक्रांति का काल कहेंगे। कि कौन सा हो जाएगा? संक्रांति का काल हो जाएगा माय डियर। अब आप देखिए संक्रांति स्थल हो जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि उच्च पुरापाषाण काल और नवपाषाण के बीच कौन आता है? मध्य पाषाण काल। तो उसे हम लोगों ने पढ़ा था, ये भी संक्रमण का काल है। तो हल्लूर नवपाषाण काल और महापाषाण काल के बीच एक संक्रमणकालीन स्थल कहलाता है, चूंकि वहां पर भी इसके साक्ष्य मिले और इसके भी साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त होते हैं। पुरातत्वविद हैं अलेक्जेंडर रीड ने 1889 से 1905 ईस्वी के बीच में तमिलनाडु के तिरुतिनवेली जिले में ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित आदित्यनल्लूर, यहाँ पे प्रिय देवता मुरुगन उपासना के प्रमाण है ये, तथा 1904 से 1908 के बीच में पेरुम्बूर में दो महापाषाणकालीन स्थलों का क्या किया? उत्खनन का काम किया। थोड़ी हम यहाँ पे अब उत्खनन कर लिया, तो फिर तो हमें समाधान पद्धतियों को जानना चाहिए। अब ये समाधान पद्धतियाँ क्या हैं? आइए जरा इन समाधान पद्धतियों को आपको मैं समझाता हूँ। समाधान पद्धतियों को एक बार आप लोग ध्यान से मेरे साथ समझिएगा। समाधान पद्धतियों में अगर मैं बात करता हूँ तो ये महापाषाण की कब्रों को बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर दिया जाता था। इन कब्रों में दफनाए गए लोगों के न केवल अस्थिपंजर बल्कि मृदभांड और लोहे की वस्तुएं भी मिलती हैं। ये लोग कई तरह के मृदभांडों का प्रयोग करते थे। समाधान की जो पद्धतियां, आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान, ये सब क्या होता है उनके बारे में जरा जानिए। अगर मैं बात करता हूँ आंशिक समाधान क्या था, तो ध्यान दें कि महापाषाण संस्कृति में अधिकांश मृतकों का आंशिक समाधान ही मिलता है। दक्षिण भारत में मिले अधिकांश कब्रों में वयस्कों की केवल कुछ चुनी हुई हड्डियां ही दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। जैसे खोपड़ी, हाथ और पैर की बड़ी हड्डियां प्रायः दफनाई हुई मिलती हैं। मरने के बाद असल में होता क्या था कि जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो उसकी लाश को खुले मैदान में छोड़ दिया जाता था, और जिसको पशु पक्षी जब मांस को खा लें तो बची हुई हड्डियों का दाह संस्कार किया जाता है। वर्तमान में जो आपका पारसी समुदाय है उसमें ये चलन आज भी आप देखने को पाते हैं। जैसे कि हम हिंदुओं में नॉर्मली कोई व्यक्ति मर गया तो हम या तो जल प्रवाह करते हैं, सर्वाधिक हम लोग क्या करते हैं? शव को जलाने का काम करते हैं। हम लोग मिट्टी से मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन पारसी समुदाय में आज भी जो लाश है पहले छोड़ दिया जाता है, पशु पक्षी खा लेते हैं, जो बचा अंश है फिर उसका ही संस्कार किया जाता है। तो आप देखिए महापाषाण काल में जो आंशिक समाधान की पद्धति है वहां पर भी ये चीज आपको देखने को मिलती है कि मृतक की लाश को खुले में छोड़ दिया जाता था। पशु पक्षियों के द्वारा मांस खा लेने के बाद जो बची हुई हड्डियां हैं, तो बची हुई हड्डियों को चुनकर उनको कब्रों में रख दिया जाता था। ये था आंशिक समाधान। तो सवाल है कि पूर्ण समाधान क्या होता है? पूर्ण समाधान दक्षिण भारत में मैं बात कर रहा हूं जी। तो पूर्ण समाधान कहना नागार्जुनी कोंडा, मस्की, आदित्यनल्लूर से हमें पूर्ण समाधान का साक्ष्य मिला है। पूर्ण समाधान में मृतकों को पूरब पश्चिम क्रम यानी सिर पूरब की ओर और पैर पश्चिम की ओर करके दफनाया जाता था। मृतक बच्चे को पूर्ण रूप से बड़े बड़े घड़ों यानी कलशों में भरकर दफनाया जाता था, जिसको कि कलश समाधान कहा जाता था। इस कलश समाधान के साक्ष्य तमिलनाडु के चिंगलपट्टू क्षेत्र से मिले हैं। अंत्येष्टि सामग्री क्या होती है जरा समझिएगा। अंत्येष्टि सामग्री के रूप में मिट्टी के बर्तन, लोहे के उपकरण मिले हैं। अंत्येष्टि सामग्री या तो कब्र में शव के साथ रखे जाते थे या कब्र के बाहर स्मारक के रूप में रखे जाते थे। शव के साथ अंत्येष्टि सामग्री रखे जाने की प्रथा इस विश्वास पर आधारित थी कि मृतात्मा को परलोक में उन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल कर लेगा। महाराष्ट्र के लोग मृतक को कलश में रख करके अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर गाड़ देते थे। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में पाया गया कि कुछ बच्चों के गले में तांबे के मनके का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया।
यहाँ ये जान लीजिएगा कि हड़प्पाई लोगों की भांति अलग अलग यहाँ कब्रिस्तान हमें नहीं मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हांडियां, हांडी समझते होंगे, मिट्टी का बर्तन होता, हांडियां, तांबे की कुछ वस्तुएं रखी गई जिससे परलोक में मृतक इनका प्रयोग कर सके। ऐसी मान्यता और विश्वास था इन लोगों का। माय डियर, थोड़ा सा ताम्र पाषाणिक संस्कृति की जो समाधान विधियां हैं, ये जो समाधान विधियां हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और बता दूं ये डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, इतने काम का कि मैं क्या बताऊं। क्यों? वो इसलिए माय डियर कि यहाँ पे भारत के चारों दिशाओं में समाधान की कौन सी पद्धति किस रूप में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरे साथ इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी पर अपने नोट में बना लेना, जिंदगी में ना भूलेगा। चलो, सबसे पहले आपका उत्तर भारत है, तो उत्तर भारत में जो आपकी समाधान की पद्धति है फिलहाल वो अज्ञात है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? महापाषाणिक काल के समय की बात कर रहा हूं। उत्तर भारत में क्या है? ये अज्ञात है। चलिए सीधा दक्षिण भारत आते हैं। दक्षिण भारत में सर्वाधिक आपको इसके साक्ष्य मिल रहे हैं माय डियर। दक्षिण भारत में जो भी शव है, डेड बॉडी है, तो उस डेड बॉडी के साथ क्या होगा? उसके पैर को पश्चिम दिशा में और सिर को पूर्व दिशा में रख करके दफनाया जाता था। ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं बात करूंगा जो हमारा पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत में आंशिक समाधान, और आंशिक समाधान में अभी हमने चर्चा की थी ना आपसे कि शव को बाहर पशु पक्षियों को खाने के लिए मैदान में रख दिया जाता था। जब सारा मांस पशु पक्षी खा लेते थे, बची हुई हड्डियों को ले जाके दफनाने का काम हो जाता था। वहीं पे पश्चिम भारत में बड़ी बात है, महाराष्ट्र वगैरह रीजन में, पश्चिम भारत में यहाँ पर आपको पूर्ण समाधान की प्रक्रिया देखने को मिली। और इस पूर्ण समाधान की जब बात करेंगे तो जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न माय डियर, महाराष्ट्र में दफनाते समय व्यक्ति के सिर को उत्तर दिशा में और पैर को दक्षिण दिशा में रख करके दफनाया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि महापाषाणिक संस्कृति क्या समझ में आ गया होगा। यानी कब्रों को रखकर ऊपर बड़े बड़े पत्थर से ढक दिया गया, महापाषाण, बड़े बड़े पत्थर, तो वहां पे हमारी महापाषाणिक संस्कृति कहलाई। यहाँ पे हमने ये भी सीखा कि प्रक्रिया हमें दक्षिण भारत में ज्यादा देखने को मिल रही है, दक्षिण भारत में। और यहाँ पे जब दफनाया गया है, कब्रों से जो हमें साक्ष्य मिले हैं उनमें पैर उनका पश्चिम दिशा में और सिर पूर्व दिशा में रखा गया। इन महापाषाणिक कब्रों के अंदर या बाहर हमने देखा उनके जीवन से जुड़ी हुई मूलभूत चीजों को रखा गया, जैसे मृदभांड है, लोहे के अन्य सामान है। ये माना गया कि परलोक में व्यक्ति उन वस्तुओं का प्रयोग करेगा। इसका मतलब लोगों का यह लौकिक के साथ साथ पारलौकिक जीवन में भी भरोसा था। जब हमने पश्चिमी भारत की बात करी तो वहां पूर्ण समाधान देखने को मिला, जिसमें हमने देखा कि उनका जो सिर है उत्तर दिशा में, पैर दक्षिण दिशा में रख करके दफनाया गया। मेरे साथियों, तो महापाषाण हम उम्मीद करते हैं आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बना लीजिएगा, वीडियो के नीचे शानदार कमेंट जरूर कर दीजिएगा और हमें ये बताइएगा कि महापाषाणिक संस्कृतियों की खोज किस विद्वान ने किया है। और लगे हाथ ये बताइएगा कि पश्चिमी भारत में किस प्रकार की समाधान पद्धति प्रचलित थी, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान या अज्ञात थी ये पद्धति, ये बताना है आपको। आज का सेशन करेंगे समाप्त, फिर अगली क्लास में होगी मुलाकात। नमस्कार।